हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की जिज्ञासा पुस्तक की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, इसके सभी प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले हम अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर डाल चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। और अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प पूछा गया है कि एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खुद निकाला तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधा कौन सा भाग हो सकता है? तो यह जो पौधा है वह होगा मूल, पौधे की जड़, जिसे मूल भी कहा जाता है। तो वह भाग है जो पौधे का जड़ वाला भाग है, जड़ जिसे कि क्या कहा जाता है? मूल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मूल। चलिए अब हम अगला विकल्प देखेंगे। तो विकल्प नंबर 2, इसमें हमें ये चित्र देखना है, जो एक पत्ती का चित्र दिया गया है। इसके बाद दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। ये एक पीपल के पत्ते का चित्र है। पत्ते के शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए, हम जानते ही हैं कि पत्ती में ये जो हमें ऐसी लाइंस सिराएं दिखाई देती हैं, ये सिराएं होती हैं। इसके विषय में हमें बताना है। तो समांतर सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही हैं, तो यह जो है हमारा गलत हो जाएगा। समांतर सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में समांतर सिराएं दिखाई दे रही हैं, यह भी गलत हो जाएगा। जाली का रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी सिराएं दिखाई दे रही हैं, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें जाली जैसी संरचनाएं, साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें छोटी छोटी सिराएं और भी दिखाई देती हैं और इसमें एक जाली जैसी संरचना बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए अब विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यह जालिका रूपी शिराविन्यास है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, जिसमें विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। तो देखिए, ये जो पौधों के नाम दिए गए हैं, पीपल, आम, नीम, केला, घास, इनकी जो इन पौधों का प्रेक्षण करते समय विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों में समांतर विन्यास, सिरा विन्यास देखा होगा? तो आपने इन सभी पौधों की पत्तियों को अपने दैनिक रूटीन में देखा ही होगा कि आपने पीपल की पत्ती, आम, नीम सबकी पत्तियां देखी होंगी, लेकिन जो केला की पत्ती है इसमें जो शिरा विन्यास है कुछ इस प्रकार का शिरा विन्यास हमें दिखाई देता है, जो कि समांतर शिरा विन्यास होता है। और घास में भी, घास की पत्तियां भी आपने ऐसी लंबी लंबी पत्तियां देखी होंगी जिसमें हमें समांतर शिरा विन्यास दिखाई देता है। तो इसके लिए हमारा विकल्प नंबर डी, केला तथा घास, सही हो जाएगा कि इन दो पौधों की पत्तियों में हमें कौन सा शिराविन्यास दिखाई देता है? समांतर शिराविन्यास। इसके बाद ये जो चित्र दिए गए हैं, आपको इन चित्रों को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें का, खा, गा के रूप में नामांकित किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर का से हमें ये जड़ दिखाई गई है, खा से ये इस प्रकार से। यहाँ पर हमें कौन से नाम लिखने हैं का, खा, गा में? तो आप यहाँ देखेंगे तो देखिए, इसमें जो का नंबर का नंबर में है, हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, हमें यहाँ पर कौन सी जड़ दिखाई गई है? मूसला जड़। कौन सी? तो यदि का नंबर में जहाँ मूसला जड़ लिखा होगा वो विकल्प हमारा सही होगा। और खा नंबर में मूसला जड़ जो होती है उससे ऐसी जो जड़ होती है, इसमें
छोटी छोटी सी पार्श्व रोएं जैसी जड़ें निकली रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पार्श्व जड़। तो खा नंबर में लिखना होगा पार्श्व जड़। और गा नंबर में रेशेदार या झकड़ा जड़। तो इस प्रकार से जिस विकल्प में हमें ये ऑप्शन दिखाई देंगे वह हमारा सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे का नंबर में मूसलाजड़, का नंबर में मूसलाजड़ बी और डी विकल्प में है। खा नंबर में पार्श्व जड़, तो यहाँ पर बी में देखिए रेशेदार जड़ है, तो ये यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। और डी नंबर का विकल्प है जो वो हमारा सही हो जाएगा, मूसलाजड़, पार्श्व जड़ और रेशेदार जड़। तो डी नंबर का जो विकल्प है वह हमारा सही है। इसके बाद अगला विकल्प है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती। तो देखिए जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं उनकी त्वचा मोटी होती है और त्वचा के नीचे वसा का आवरण होता है। तो 2 और 3 तो सही हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है कि जो विशेषता नहीं पाई जाती है। तो पाई क्या नहीं जाती, पतली त्वचा। तो केवल एक हमारा उत्तर हो जाएगा, केवल एक, ए नंबर का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, वह लता है। तो इस प्रकार के पौधे कहलाते हैं, पौधों की जो लताएं हैं वो कहलाती हैं आरोही लता। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जो विकल्प उसमें दिया गया है कि चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यान से देखकर बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, शिराविन्यास और जड़ का पता लगाइए। तो हम इस प्रकार से ये जो चित्र है इसमें बता सकते हैं कि जो पौधा है इसमें द्विबीज पत्र हैं। तो द्विबीज पत्र, शिराविन्यास होगा जाली का शिराविन्यास और जड़ होगी मूसला जड़। तो इस प्रकार से जो विकल्प डी है वह सही उत्तर हो जाएगा, द्विबीजपत्री, जालिका शिराविन्यास और मूसला जड़। अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि सबिता की मां ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सबिता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए कि इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो इसे हम शाक वर्ग में रखेंगे, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यह हम बताएंगे लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में। लद्दाख का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वह एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की हैं। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें हमें यहाँ पर विकल्प में जो शब्द हमें भरने हैं वो यहीं पर दिए गए हैं, हमें उनमें से छांट करके भरना है। तो पहला रिक्त स्थान, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि खालिस्तान कहा जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है समूहन। आप पहले खालिस्तान में भर देंगे समूहन। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में कौन सा शिराविन्यास, खालिस्तान शिराविन्यास। तो एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में पाया जाता है समांतर शिराविन्यास। तो आप यहाँ पर भर देंगे समांतर शिराविन्यास। एवं द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में खालिस्तान शिराविन्यास पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में पाया जाता है जाली का शिराविन्यास। नंबर 3 में पूछा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से खालिस्तान होती है। तो एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न। चौथे नंबर में पूछा गया है कि खालिस्तान का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव, जंतु, पेड़ों या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं होती। तो इसमें हमें भरना है पवित्र उपवन, 5वें नंबर का खालिस्तान।
इसमें पूछा गया है कि पौधों एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषता खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है अनुकूलता, सॉरी अनुकूलन। हमें भरना क्या है? अनुकूलन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया है कि कठोरता के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके दो दो उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो कठोरता के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक के आप उदाहरण लिख देंगे, जैसे टमाटर का पौधा, झाड़ी में गुलाब, वृक्ष में आम। दो दो उदाहरण लिखना है, यहाँ पर एक ही एक लिखा है, आप एक एक और इसमें लिख लीजिएगा। गुलाब, जैसे गुलाब का पौधा, तुलसी का पौधा झाड़ी में आएगा, वृक्ष में आम हो गया, बरगद, पीपल। आप दो कर लीजिए। साग में जैसे टमाटर हो गया, टमाटर के साथ आप बैंगन का पौधा दे सकते हैं, कोई पालक का पौधा दे सकते हैं। आप साग में किसी सब्जी वाले पौधे का, जिनका तना कोमल होता है, हरा होता है, वो पौधे आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें हमें एक चार्ट दिया गया है। आपको ये चार्ट है, इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो इन रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। आप इन्हें देख करके जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति कर लें। इसके बाद प्रश्न 5 है, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखना है। तो आप इस सारणी में देख करके देखिए, जैसे तिलचट्टा है, इसकी गति का प्रकार है, ये चलता भी है और उड़ता है। तो चलने में ये पैरों का इस्तेमाल करता है और उड़ने के लिए पंख का इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर ये देखिए, छिपकली, छिपकली का छूटा हुआ है। तो छिपकली में आप यहाँ पर ये रेंगना और चलना दोनों कार्य करती है छिपकली। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, रेंगने के लिए मांसपेशियां और चलने के लिए ये पैरों का इस्तेमाल करती है। बाकी आप इसको देख करके सभी आप लिख सकते हैं। छिपकली में आपको लिखना है मांसपेशियां और पैर, दोनों आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, स्थानीय समुदाय द्वारा जो वन वाला क्षेत्र होता है या पौधों वाला क्षेत्र होता है, उसके कुछ हिस्से को पवित्र उपवन के नाम से सुरक्षित किया जाता है धार्मिक आधार पर, और जिसे सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का जाना या पेड़ों को काटना बाधित होता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में दिखाई देने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। इसमें यह पूछा गया है कि इसको हम कहते क्या हैं, तो इसको कहते हैं जैव विविधता। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास को दर्शाते हुए पत्ती का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आप पत्ती का चित्र बना सकते हैं। पुस्तक में भी आपके चित्र बना हुआ है, उसको देख करके आप बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पूछा गया है कि बत्तख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है, वह किस कार्य में सहायक होती है? तो बत्तख के पंजों में जालीदार संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जालीदार संरचना पाई जाती है, जो उसको तैरने में मदद करती है। अगला प्रश्न है कि दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए? सुरेश ने उत्तर दिए कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करता है। जो ऊंट है वह मूत्र विसर्जन अर्थात मूत्र विसर्जन क्या करता है? कम मात्रा में। और इसका जो गोबर होता है वह शुष्क होता है, सूखा होता है, और इन्हें पसीना भी कम आता है। तो इनकी जो ऊंट की ये जो विशेषताएं हैं, कम मूत्र विसर्जन, सूखा गोबर और कम पसीना आना, इनके कारण जो ऊंट है उसके शरीर से पानी की हानि कैसी होती है? कम। जितना भी पानी वो पीता है उसकी शारीरिक क्रियाओं में ही उपयोग होता है। इसी कारण यह
कम पानी पिए ही सॉरी पानी की कम हानि के कारण कई दिनों तक यह बिना पानी पिए क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। इसमें पूछा गया है कि नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। तो देखिए आप देखेंगे कि नीलगिरी के बुरांश की ऊंचाई कम एवं पत्ते छोटे होते हैं, जबकि सिक्किम के बुरांश के पौधे लंबे होते हैं। तो इनमें यहाँ के वातावरण के अनुसार इनकी संरचनाओं में भिन्नता पाई जाती है और ये वहां पर जीवित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं हैं? तो देखिए आप यहाँ पर बता देंगे कि पत्तियों में दिख रही ये बारीक रेखाएं इनका विन्यास, हाँ, पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं ये क्या है, सिराएं हैं। ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है, सिराएं। और इन सभी पत्तियों में जो सिरा विन्यास है वह अलग अलग है, अर्थात जो सिराएं दिख रही हैं ये कैसा है, अलग अलग। किसी में समांतर है, इसमें भी समांतर है, लेकिन इसमें कैसा है, जालिका रूपी शिरा विन्यास। अगला प्रश्न है कि रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधों की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा, एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार दिखाई देगा। तो आप पहले भी देख चुके होंगे इन पौधों को, नहीं देखा है तो आप देखिएगा जब ये पौधे उगते हैं। चने के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास, और जड़ कौन सी जड़ होगी, मूसला जड़। एवं गेहूं के पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास एवं जड़ कौन सी होगी, रेशेदार जड़। इस प्रकार से आप ये उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। आप यहाँ पर देखिए, ये जो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक एक उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण में आप अपने अनुसार दूसरे पौधों के नाम भी लिख सकते हैं जिनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इनके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर 1 में पूछा गया है कि समूह का के पौधे में और क्या समानताएं हो सकती हैं। तो समूह का के जो पौधे हैं इसमें यदि इस प्रकार के पौधे का बीज यदि द्विबीजपत्री है और मूसला जड़ है तो इसकी जो सिरा पत्तियों का सिरा विन्यास है वो जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाएगा। और नंबर 2, समूह खा के जो पौधे हैं जिसमें कि बीज एक बीजपत्री और झकड़ा जड़ पाई जाती है यदि, तो इसकी जो पत्तियां हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। इस प्रकार से आप ये समानताएं और लिख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 15 में मूसला जड़तंत्र एवं झकड़ा जड़तंत्र अर्थात रेशेदार जड़तंत्र को दर्शाते हुए चित्र बनाना है। तो इसके लिए आप अपनी पुस्तक में से ये जो चित्र है आप बना सकते हैं, मूसला जड़तंत्र का और ये झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़तंत्र का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें पूछा गया है कि क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज, जड़ों के प्रकार, पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम बताएंगे कि नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते। बीज दो प्रकार के होते हैं जिनमें द्विबीजपत्री जो बीज हैं उनके पौधों की जो जड़ है वह मूसला होती है एवं पत्ती में यदि जालिका शिरा विन्यास, और इनकी पत्ती में क्या होगा, जालिका शिरा विन्यास। परंतु जो एक बीज पत्री जड़ हैं उनमें एक बीज पत्री जो पौधे होते हैं जिनके बीज एक बीज पत्री होते हैं उनकी जो जड़ है वह रेशेदार होगी और पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास पाया जाएगा, समांतर शिरा विन्यास। तो इस प्रकार से इनमें जो अंतर है आपको वह स्पष्ट करना है। चलिए
अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है। तो देखिए तरबूज ने इसका उत्तर दिया कि तुम्हारा अर्थात सेम का जो तना है वह कैसा है, दुर्बल है और इसे ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए सैम को किस समूह में रखा गया है, आरोही लता समूह में रखा गया है। जबकि तरबूज को भूमि के सहारे फैलकर भूमि के सहारे फैलकर बढ़ता है तरबूज और इसी कारण इसे रखा गया है विसर्पी लता समूह में। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ और पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहां दो कुबड़ वाला ऊंट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि यहाँ के ऊंट में एक ही कुबड़ होती है और लद्दाख के ऊंट के में दो कुबड़ क्यों पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि ठंडे मरुस्थल में भोजन की उपलब्धता कम होती है, इसी कारण इस क्षेत्र के जो ऊंट हैं उनमें दो कुबड़ पाए जाते हैं जिनमें ये इनका भोजन है जो वो संचित रहता है और सर्दियों के समय जब भोजन नहीं मिलता है इन्हीं कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग ये करते हैं और जीवित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। इसमें पूछा गया है कि मटर और गेहूं के बीज 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए, बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान हैं अथवा भिन्न। विस्तार पूर्वक समझाइए, चित्र बनाकर समझाइए। तो देखिए यदि आप मटर का बीज देखेंगे उसके ऊपर जब फूल जाएगा उसके ऊपर का जो आवरण है छिलका है उसको हटाएंगे तो उसका जो बीज है आपको दो भागों में बटा हुआ दिखाई देगा जिसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। इसी प्रकार आप यदि गेहूं के फूले हुए बीज को देखेंगे ऊपर का छिलका हटाकर तो इसके अंदर हमें एक ही बीज पत्र दिखाई देगा जिसे एक एक बीजपत्री कहते हैं। आपको इनके चित्र भी बनाना है तो आपकी पुस्तक में इसका चित्र बना हुआ है। आप इन जगहों पर ये जो हमारे लिए बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में से ये जो चित्र है इसे बना लीजिएगा। चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 20। इसमें पूछा गया है कि एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है। मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों को आधार बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप इसको देख करके लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो है जो वो बहुत लंबी हो रही है तो आप इसका उत्तर यहाँ से देख करके आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें भी पूछा गया है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, क्यों। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के लंबे पैर होते हैं, चौड़े खुर होते हैं और उसे गर्म मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। इसी प्रकार ठंडे मरुस्थल के जो ऊंट हैं उनके पैर छोटे होते हैं, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, कुबड़ भी दो पाए जाते हैं और ये ठंडे मरुस्थल में रहने में इनकी सहायता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं और ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, बीज की प्रकृति, जड़ तंत्र, तने की प्रकृति, सिरा विन्यास, इन विशेषताओं के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर स्केल से एक सारणी बना लें और इस प्रकार से आप लिख लें कि बीज की प्रकृति और इस प्रकार से और जड़ तंत्र, तने की प्रकृति, सिरा विन्यास और यहाँ पर आप जो पौधे हैं उनके नाम लिख लें और बीज की प्रकृति जैसे नीम द्विबीजपत्री है, तुलसी द्विबीजपत्री है। इस प्रकार से यहाँ पर आप बीज सभी पौधों की बीजों के प्रकार लिख दें, यहाँ जड़ तंत्र लिख दें। इस प्रकार से आप इस सरणी को पूर्ण कर लें। तो चलिए अगला प्रश्न है कि
का और खा आप देखेंगे इसमें मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बकरी है, इनमें आपको समानता और असमानता बतानी है। तो आप इसमें एक साइड समानता लिखा हुआ है सारणी में और एक साइड असमानता है, तो आप लिख सकते हैं कि समानताओं में दोनों एक ही प्रजाति की हैं, दोनों शाकाहारी हैं। ऐसे ही आप असमानता में भी बता सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की बकरी की त्वचा मैदानी क्षेत्र की बकरी है जो उससे कैसी होती है, मोटी होती है, उसमें क्योंकि वसा संचित रहता है। इस प्रकार से आप समानताएं और असमानताएं बता सकते हैं। अब यहाँ पर परियोजना कार्य ही ये वैसे आप ही को करना है। आप यहाँ पर हमें कुछ नाम पुस्तक में भी दिए गए हैं, कुछ की खोज करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। इस प्रकार से आप ये इस परियोजना कार्य को पूर्ण कर लें। यहाँ पर आपको एक नाम और ऐड करना होगा। प्रोजेक्ट कार्य 2 में ये ये आपको खुद ही पता करके लिखना होगा और ये प्रोजेक्ट कार्य 3 में इस प्रकार से आप मैंने यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, आप 2 सर्च करके और अपने शिक्षक से पूछ के यहाँ पर 2 और ऐड करेंगे। चलिए इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट कार्य भी है इसमें कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से यदि ये जो वीडियो है अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, हमने इसके सभी प्रश्नों को देख लिया है और इसके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं सभी हमने इसमें देख लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं हम अपने इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।